अपने YouTube चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने टेट एग्जाम की जो तैयारी है अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमें पता है 2 ही दिन बचे हैं, इसलिए आज हम करेंगे लास्ट पेपर जो 2022 में पूछा गया है, उसकी सीडीपी को कवर करेंगे। मैंने जो 4 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो पहले करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम जो लास्ट पेपर है वो करेंगे। इसमें क्या क्या सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे और जो 2022 में सीडीपी पूछी गई है वो बिल्कुल जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूछी गई है। तो इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं पूछा गया है जो एग्जाम से बाहर, जो सिलेबस से बाहर है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है रहेगा, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत है, हमें पता है किसने दिया है। नैतिक विकास के सिद्धांत की बात की है, एक कोहलबर्ग ने की है, कोहलबर्ग ने, पियाजे ने की है और एक की है एबिंगहॉर्स्ट ने। तो इन 3 लोगों ने जो नैतिक विकास की बात की है, लेकिन सबसे पहले नैतिक विकास की बात करने वाले जो व्यक्ति रहेंगे वो पियाजे रहेंगे। और अगर जो ज़्यादा जो नैतिक विकास के बारे में ज़्यादा जो प्रसिद्ध थ्योरी रहेगी वो रहेगी कोलबर्ग की। तो यहाँ पे कोलबर्ग दिया ही नहीं है, तो हम किसके साथ जाएंगे? पियाजे के साथ जाएंगे। वैसे भी जो पियाजे ने ही सबसे पहले जो मोरल डेवलपमेंट है उसकी बात की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं संवेदात्मक गामक अवस्था के दौरान, पूर्व क्रियात्मक अवस्था के दौरान, मूर्त क्रियात्मक अवस्था के दौरान या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था के दौरान। तो ये पियाजे से ही ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि जो तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं हैं वो किस अवस्था में विकसित होती हैं। तो जो पियाजे ने दी है हमारी 4 स्टेजेस दी हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा मोटर स्टेज है, उसकी सब स्टेज में उसकी भी कुछ सब स्टेज हैं और उसकी सब स्टेज के अंदर ही यह जो प्रतिक्रियाएं हैं विकसित होती हैं। मोटर स्टेज है उसकी भी उसने 8 सब स्टेज बताई हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो विकास एक क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। यह एक आयामी, बिल्कुल नहीं, विकास कभी भी एक आयामी नहीं होता, यह बहुआयामी होता है। जो एक आयामी है ये क्या है? एक नेगेटिव वर्ड्स है, लिमिटेड वर्ड्स है। आपको टैग वर्ड्स भी याद रखने हैं सीडीपी के, मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगी जिसमें आपको टैग वर्ड्स लिखने हैं कि ये वाला टैग वर्ड पॉजिटिव हो और नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा तो आप हमेशा पॉजिटिव को ही सिलेक्ट करेंगे, नेगेटिव को नहीं लेंगे। तो इसमें एक आयामी क्या है? एक नेगेटिव है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, सही नहीं है, यही पूछा है, तो ये क्या है? एक आयामी नहीं है। कुमुलेटिव है इन नेचर, बिल्कुल। जो विकास एक क्या है? संचयी प्रवृत्ति है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही नहीं होगा, यह एक आयामी नहीं है बल्कि यह बहुआयामी होता है, विकास मल्टी डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था है। रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी डेवलप्स इन स्टेज। तो हमें पता है जो रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो पियाजे की कौन सी अवस्था में आ जाती है? जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें जो रिवर्सिबिलिटी की जो कंसेप्ट है बच्चे में डेवलप्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी हैज बीन गिवन बाय होम, किसके द्वारा दी गई है? ये थॉर्नडाइक के द्वारा, पॉवलक के द्वारा, स्किनर के द्वारा, वर्दीमैन। जो निकटता का सिद्धांत है वो ऑल द वोहल थ्योरी पर डिपेंड होता है। जो वोहल थ्योरी है वो किसने दी है? वो गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड। और गेस्टाल्टवादी कौन है इनमें से? थॉर्नडाइक भी नहीं है। इसमें जो वर्दीमर है वो गेस्टाल्टवादी है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाए। तो निकटता का सिद्धांत भी किसने दी है? ये कंसेप्ट भी वर्दीमर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेदी बिंदु पर स्थित है? तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी बिंदु, ये जो पिछला एग्जाम है 2021 का किया था या हमने 2020 का किया है उसमें भी ये आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेदी बिंदु? तो क्या होगा? विकासात्मक विज्ञान, डेवलपमेंट पेडालॉजी, साइकोलॉजी होएगा, सॉरी। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, बहुत बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन तो सबको याद हो ही गया होगा। तो प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता विलियम वुंट हैं और कहाँ पे स्थापित की थी? लीप्जिंग में 1879 में इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। और अल्फ्रेड बिनेट से बुद्धि से संबंधित रहेंगे, जिन्होंने क्या दिया था? 1 फैक्टर थ्योरी दी है। जीन पियाजे का हमें पता है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ अवस्था पूछ ले, अगर आपको सबके नाम याद हैं तो आप इजिली यहाँ से क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गुप्त अवस्था है वो फ्रायड ने दी है। किसने? फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की जो अवस्था रहेगी गुप्त अवस्था रहेगी, लेटेंसी स्टेज। बाकी सभी किसकी हैं? पियाजे की हैं। नेक्स्ट है, काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था से संबंधित है। तो काल्पनिक दर्शक श्रोता, तो यहाँ पे क्या दर्शक बन के दर्शक श्रोता है तो उसमें किस अवस्था से संबंधित रहेगा? ये पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, वयस्क अवस्था से, किशोर अवस्था से। तो ये जो इगोसेंट्रिज्म काल्पनिक दर्शक श्रोता मतलब कल्पनाओं में किस अवस्था में घुमा जाता है, वो किशोर अवस्था रहेगी, जिसमें हम कल्पनाओं में विचरण करते हैं या फिर दिव्य सपन आते हैं हमें, तो ये किससे संबंधित रहेगा? ये किशोर अवस्था से संबंधित रहेगा। हमें इस अवस्था में क्या होता है? बिना किसी बात के वहम होता है, बिना किसी बात का वहम होता है। तो इस अवस्था में ही जो लड़की है बहुत ज़्यादा बार शीशे के सामने खड़ी रहती है, वो सोचती है कि मैं सबसे सुंदर है मेरा चेहरा आईने में। तो ये सब क्या है? किशोर अवस्था की जो विशेषताएं हो जाएंगी। ये हर किसी के साथ होता है, ये एक तरह से वहम होता है। एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, रियन में से किस विशेषता को इंगित करता है? जब भी ऐसी बात आ जाए, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसको लिविंग थिंग प्रेजेंट किया जाए तो वो एनिमिज्म का उदाहरण होगा। तो किसका? एनिमिज्म। तो जो पियाजे ने जो एनिमिज्म बताया उसका ये एग्जाम्पल होगा। तो चांद हंस रहा है, इसमें चांद क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसमें लिविंग थिंग बताया जा रहा है, तो एनिमिज्म का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही? नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, एक बार सीखा गया व्यवहार कभी नहीं भूला जाता है, दंड एक सकारात्मक पुनर्बलन है। बिल्कुल नहीं, दंड कभी भी सकारात्मक पुनर्बलन नहीं होता है। नकारात्मक पुनर्बलन अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। जी बिल्कुल नहीं, एक बार सीखा गया व्यवहार को भी हम कभी न कभी भूल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक तो हमारा जो नेगेटिव जो रिफोर्समेंट है वो कभी भी हम नेगेटिव वे में नहीं लेते, ये पॉजिटिव होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना, जो नेगेटिव रिफोर्समेंट दिया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसमें इसमें क्या किया जाता है? जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, एकदम से लाइट चली गई तो वहाँ पर बच्चों के खिड़की खोल दी गई ताकि हवा आ जाए, बच्चों को गर्मी ना लगे, तो ये क्या होगा? ये हमारा नकारात्मक पुनर्बलन होगा। तो इसमें क्या होगा? तो बच्चे की जो बाधाएं आती हैं बच्चे के पढ़ने में उसको दूर किया जाता है। तो नकारात्मक पुनर्बलन हमेशा वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, तो उनको पढ़ने में मदद होगी। इसलिए ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो नकारात्मक पुनर्बलन बहुत से बच्चे समझते हैं कि ये क्या है? एक नेगेटिव कंसेप्ट है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसमें चीज़ों ये हमेशा जो बच्चे का पॉजिटिव व्यवहार है उसको बढ़ाता है, ये आपको याद रखना। कई बार आया है ये क्वेश्चन, हर बार गलत हुआ है बच्चों का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? ये बहुत बार आ गया है। बालक अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। किसने? लियोपोल्ड बेलक के द्वारा दिया गया है, जिसको चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट बोला जाता है इंग्लिश में। और ये किसके द्वारा दिया गया है? ये लियोपोल्ड बेलक के द्वारा दिया गया है, और यह एक प्रोजेक्टिव मेथड रहेगा। क्या रहेगा? प्रोजेक्टिव मेथड रहेगा मापने का। नेक्स्ट है, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? वो दिया गया है मैक्लीलैंड के द्वारा, ये आपको याद रखना है। मैक्लीलैंड के द्वारा ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। श्रृंखलन संप्रदाय आधारित है, तो जो चैनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? वो किस पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, या फिर सामाजिक संज्ञानात्मक या प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर। जो ये हमारा जो कंसेप्ट है ये ऑपरेट कंडीशनिंग की थ्योरी जो किसने दी है? स्किनर ने दी थी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है जो स्किनर के द्वारा दिया गया है उसके ऊपर ये आधारित है, श्रृंखलन की जो संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बहुत बार आ गया है ये क्वेश्चन। तो जो 3 डायमेंशनल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? वो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा हमारा। और इसमें बहुत से आते हैं। 1 फैक्टर थ्योरी बीने ने दी है, 2 फैक्टर स्पीयरमैन ने दी है, 3 कारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया जिसमें समूह की बात की है उसने, और एक समूह कारक सिद्धांत है वो थ्रस्टन ने दिया है, एक बहुकारक सिद्धांत है वो थोंडाइक ने दिया है, एक बहुबुद्धि सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ये जो थ्योरी है आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है? तो पुनर्बलन की अनुसूची कौन सी नहीं है? रिफोर्समेंट की जो शेड्यूल है वो कौन सा नहीं? स्तर अनुपात अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा नहीं आएगा इसमें। स्तर अंतराल भी, स्तर अनुपात भी, चर अनुपात भी, ये क्या है? ये अनुसूची है पुनर्बलन की। अभिप्रेरणा एक अलग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमें पता है गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया है, और गेस्टाल्टवादियों में भी कोहुलर के द्वारा यह दिया गया है।
और इसमें उन्होंने सुल्तान नामक जो चिंपैंजी है उस पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? भय संवेग क्लाइंट से जुड़ा हुआ है। तो जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं जो मैकडूगल ने दी है, इनके संवेग और मूल प्रवृत्तियां ये आपको सभी याद होनी चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि का गणना का सूत्र है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि की गणना का जो सूत्र रहेगा MA/CA × 100, और जिसमें MA का मतलब है मेंटल एज, नीचे क्रोनोलॉजिकल एज और इंटू में 100। नेक्स्ट है, ब्रोनफेनब्रेनर ने जैवपास्कल सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण। नियम और कानून किसके उदाहरण हैं? ये मैक्रो सिस्टम के उदाहरण है। मैक्रो सिस्टम वृहत तंत्र के उदाहरण है नियम और कानून। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। डिस्कैलकुलिया एक प्रकार का क्या है? डिस्कैलकुलिया हमें पता है गणना से संबंधित होता है। एक डिसलेक्सिया पठन से संबंधित होता है, और एक डिस्ग्राफिया जिसमें ग्राफ आ जाए वो लेखन से संबंधित होता है। ये तीनों बार बार पूछी जाती है, आपको याद है। जैसे डिस्ग्राफिया होता है इसमें ग्राफ है, ग्राफ क्या लिख के बनाते हैं हम, तो वो लेखन से संबंधित होगा। कैलकुलिया जिसमें कैलकुलेशन आ जाए वो गणना से संबंधित होगा। और डिसलेक्सिया किससे होगा? पठन से संबंधित होता है। इसमें डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित रहेगा? ये गणना से संबंधित रहेगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मानसिक रुग्णता है, मानसिक मंदता है, अधिगम क्षमता है। ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लेकिन इसमें स्पेशली पूछा जाए तो ये गणना से संबंधित अधिगम क्षमता है। और जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी कई बार पूछी जा सकती है, जो लोकोमोटर है ये चलने फिरने संबंधी अधिगम अक्षमता है। चलने फिरने संबंधी अधिगम क्षमता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता? टॉफी, बिस्कुट, कड़वी दवा, पैसा, ये तीनों बिल्कुल हो सकते हैं सकारात्मक पुनर्बलन, लेकिन कड़वी दवा हमें पता है कड़वी दवा क्या है? एक नकारात्मक पुनर्बलन होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व कौन सा रहेगा? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के जो कंसेप्ट है वो कौन सा रहेगा? तो इसमें बुद्धिमत्ता, अनुबंधन, व्यक्तित्व, ये तो सभी अलग कंसेप्ट है। जो रिटेंशन है वो किस में आता है? ऑब्जर्वेशनल अधिगम में आता है। और इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? अटेंशन दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है, फिर रिटेंशन किया जाता है, उसको फिर ध्यान उसके ऊपर देखा जाता है, फिर चीज़ों को ध्यान से देखना, फिर उनको संग्रहण करना। क्या होता है? रिटेंशन, संग्रहण करना, फिर उनको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाद में उसको क्या किया जाता है? इवेल्युएशन भी किया जाता है। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं। सिगमंड फ्राइड हमें पता है इनका क्या है? मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मैं सभी ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाती है। मैं नहीं चाहती ज़्यादा लंबी वीडियो हो। और इसमें जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, संज्ञानात्मक विकास का पियाजे ने दिया है, नैतिक विकास का कोलबर्ग ने दिया है, पियाजे ने भी दिया है, और हैबिंगहर्स्ट के द्वारा भी नैतिक विकास की बात की गई है। नेक्स्ट है, 90 और 110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की श्रेणी को दर्शाता है। तो ये एवरेज में आता है। किस में? एवरेज में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? तो जो यहाँ पे पूछा है दृष्टिबाधित जिसको दिखाई नहीं देता, उसके लिए क्या यूज करेंगे? PECS, संकेत भाषा। बिल्कुल नहीं, संकेत भाषा तो जो गूंगा होगा, जिसको सुनाई नहीं देता, उसके लिए यूज करेंगे। जो हियरिंग डिसेबिलिटी होगी इसको टेलर फ्रेम, बिल्कुल टेलर फ्रेम यूज करेंगे। इसमें फ्रेम बनाए जाते हैं, उभरे हुए अक्षर बनाए जाते हैं, जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए क्या रहेगा? टेलर फ्रेम सही रहेगा। नेक्स्ट है, बोबोडोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो वो किसकी पुष्टि करता है? हमें पता है बोबोडोल पर जो रिसर्च है वो किसके द्वारा की गई थी? अधिगम अंतर्दृष्टि के द्वारा, गुप्त स्थान या सामाजिक अधिगम? तो ये सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग से संबंधित जो ये कंसेप्ट रहेगा, और जो कि अल्बर्ट बंडूरा ने किसके ऊपर किया था? बेबी डोल के ऊपर ही क्या किया था? अपना प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार दंड के से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? हमें पता है कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं, और 3 लेवल की 2-2 सब स्टेज दी हैं। इन्होंने 2-2 स्टेजेस दी हैं, तो इसकी कुल 6 स्टेजेस हो जाएंगी और 3 लेवल हो जाएंगे। इसमें पूछा है कि कौन सा सत्र के अंतर्गत आता है, किस लेवल के अंतर्गत आता है? हमें पता है दंड और से बचने के लिए जो छोटी उम्र का बच्चा है वो दंड से बचने के लिए ही क्या करता है? सही कार्य करता है। नहीं तो वह उसे अभी क्या है, नैतिक जो ज्ञान है उसी की समझ नहीं होती, सिर्फ वह दंड से बचने के लिए ऐसा कार्य करता है। तो वो हो जाएगा हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व रूढ़िवादी अवस्था। तो प्री कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा। और प्री कन्वेंशनल लेवल में भी अगर अवस्था पूछा जाए तो दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम समता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले जो अधिगम समता शब्द है उसका प्रयोग सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया था। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा है? तो ये इलेक्ट्रा ग्रंथि से संबंधित रहेगा, और पिता के प्रति आकर्षण ओडिपस ग्रंथि से होता है। ये हमारी वीडियो थी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।